अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 3 है रिसेप्टर्स के ऊपर। इससे पहले हमने ANS सीरीज़ शुरू की हुई थी, तो इससे जो सबका लेक्चर है उसमें हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर बात की थी। रिसेप्टर्स जो हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें इनकी लोकेशंस, इनका फंक्शंस, इनका सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा अगर आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग समझना है, फार्माकोडायनामिक्स समझनी है ड्रग की, तो रिसेप्टर्स की आपको लोकेशन, फंक्शन और इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये बेसिक कंसेप्ट है फार्माकोलॉजी का। जिस बच्चे को रिसेप्टर से समझ नहीं आएगा उसको फार्माकोलॉजी आगे समझ नहीं आएगी। रिसेप्टर की डेफिनेशन की बात करते हैं। अ मॉलिक्यूल इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ अ सेल दैट बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक सब्सटेंस एंड कॉजेज अ स्पेसिफिक इफेक्ट इन द सेल। यानी कि रिसेप्टर्स जो होते हैं या तो ये सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे या ये इनसाइड प्रेजेंट होंगे। तो जब इनके साथ आके कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस आके अटैच होगा तो ये सेल के अंदर तब्दीली लेके आएंगे। ठीक है। अब जो स्पेसिफिक सब्सटेंस इसके साथ आके अटैच होना है, वो स्पेसिफिक सब्सटेंस जो है वो कोई न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, वो कोई ड्रग भी हो सकती है। ठीक है। तो वो जब इसके साथ जाके बाइंड होगी सेल के साथ तो सेल में स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। अब ये थी डेफिनेशन फिजियोलॉजी के लिहाज से। अब डेफिनेशन की बात करते हैं फार्माकोलॉजी के लिहाज से। तो अ स्पेशलाइज्ड टारगेट मैक्रोमोलिक्यूल दैट बाइंड्स टू अ ड्रग और अ न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि ये रिसेप्टर जो हैं वो स्पेशलाइज्ड टारगेट होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। यानी कि ये मैक्रोमोलिक्यूल हैं और स्पेशलाइज्ड टारगेट होते हैं किसके? ड्रग के, जिसके साथ जाके ड्रग बाइंड होती है। क्योंकि हर ड्रग ने जाके बेटा अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड होना होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ड्रग जिस्म के अंदर दाखिल हुई है वो अपने मर्जी के जाकर रिसेप्टर से बाइंड हो रही है, ऐसा नहीं होता। एंड मेडिएट्स इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन। यानी कि जब न्यूरोट्रांसमीटर और या ड्रग जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी तो वो जब उसके साथ बाइंड होगी तो वो रिसेप्टर जो है वो उस ड्रग का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसको मेडिएट करेगी, उसको बढ़ाएगी। कहता है ये रिसेप्टर एंजाइम भी हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं या स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं रिसेप्टर्स की बच्चों डिफरेंट फैमिलीज़ की। देखें, कुछ रिसेप्टर्स जो है ना बच्चे, ये जिस्म के आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, स्किन सरफेस के ऊपर। यानी कि जिनमें मैकेनो रिसेप्टर्स आ जाता है, नोसिसेप्टर्स आ जाते हैं और फोटो रिसेप्टर्स आ जाते हैं, जिन्होंने लाइट को, प्रेशर को, टेम्परेचर को, थर्मो रिसेप्टर्स जिसमें आ जाते हैं, पेन को डिटेक्ट करना होता है। वो फार्माकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इनका जो डिस्क्रिप्शन में वो मैं पेज दे दूंगा तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब ये जो रिसेप्टर्स की डिफरेंट फैमिलीज़ है ना, ये इनके फंक्शन के लिहाज से है। यानी कि रिसेप्टर ने अपना काम किस तरीके से परफॉर्म करना है। यानी कि मैं आपको समझाऊं कि बिलफर्ज एक स्कूल है और उसमें डिफरेंट जो है वो टीचर्स पढ़ाते हैं। तो हमने जो रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है ना फार्माकोलॉजी में, हमने क्लासिफिकेशन बिलफर्ज पढ़ने हैं कि हम ये वाले जो टीचर्स हैं ये 6 क्लास को पढ़ाते हैं, ये वाले टीचर 7 को पढ़ाते हैं, ये वाले 8 को पढ़ाते हैं। तो अब वो जो 6 वाला टीचर है वो पढ़ाता कैसे है या वो कौन सी बुक पढ़ाता है, तो उसका जो पढ़ाने का उसका जो तरीका है ना, जो रिसेप्टर के काम करने का तरीका है, तो उस तरीके के लिहाज से, उसके एक्शंस के लिहाज से कि वो ड्रग उसके साथ जाके बाइंड करेगी तो अपना एक्शन परफॉर्म किस तरीके से करेगा, उसके लिहाज से हमने रिसेप्टर्स को 4 फैमिलीज़ में डिवाइड किया है। सबसे पहली है जी ट्रांस मेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। लाइगेंड कहते हैं यानी कि वो वाला एगोनिस्ट ड्रग जिसने जाकर रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होना है। तो वो जब बाइंड होता है ये वाले रिसेप्टर्स के साथ तो ये वाले रिसेप्टर आयन की तब्दीली करते हैं। तो आयन की तब्दीली से क्या होता है कि ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ये वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं ये मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे और ये जी प्रोटीन के साथ कपल्ड होंगे। यानी कि जब इनके साथ कोई भी आके हार्मोन या कोई न्यूरोट्रांसमीटर
या कोई इनके साथ आके ड्रग बाइंड करती है तो ये आगे क्या करते हैं, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। तो जी प्रोटीन होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, जी क्यू जी एस जी आई, तो वो जो है आगे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस लिहाज से ये एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर यानी कि एंजाइम के जरिए अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि अगर ड्रग ने इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है तो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा, तो सेल के अंदर जो है ना वो इंटर होना होगा। तो इनकी जो डिटेल है वो हम फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ेंगे क्योंकि ये उसका हिस्सा है। हमने एएनएस में जो हमारा फोकस है वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स है, क्योंकि एएनएस में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमने सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है, इसके ऊपर डिटेल से बात करनी है। तो जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के होते हैं, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं और इनका जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइलकोलिन होता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स होते हैं वो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं और इनको हम एड्रीनोसेप्टर्स भी कहते हैं। और इनका जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन होता है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को हम कोलिनोसेप्टर्स भी कहते हैं और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को हम एड्रीनोसेप्टर्स भी कहते हैं। अब देखें, पहले बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो रिसेप्टर्स हैं वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को हमने आगे ना दो मज़ीद हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, मस्कैरिनक रिसेप्टर्स और निकोटिनक रिसेप्टर्स, ठीक है। यानी कि एएनएस में हमने ये दो ही रिसेप्टर पढ़ने हैं बस। ये वाली जो है ये फार्माकोडायनामिक्स का हिस्सा है। ये इसलिए आसे है कि रिसेप्टर ने अपना फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करना है, ये हमारा मेन फोकस है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। अब जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो हमने शुरू किए हैं वो आगे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मस्कैरिनक रिसेप्टर्स और निकोटिनक रिसेप्टर्स। अब जो मस्कैरिनक रिसेप्टर्स होते हैं ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि ये बिलवर्स क्लास 6 का टीचर है और ये पढ़ाता किस तरीके से है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के तरीके से पढ़ाता है। समझ आ गया, यानी कि ये रिसेप्टर्स तो मस्कैरिनक हैं लेकिन ये अपना काम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, जी प्रोटीन के लिहाज से। यानी कि जब ये बिलवर जहाँ पे मस्कैरिनक रिसेप्टर मौजूद है, यहाँ पे जाके जब ड्रग इसके साथ बाइंड होगी तो आगे ये जी क्यू को एक्टिवेट कर देगा या जी आई को या जी एस को, क्योंकि ये जो जी प्रोटीन होती है ना ये वाली, ये तीन इसकी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स, जी क्यू जी एस और जी आई। तो ये देखें, इस रिसेप्टर मस्कैरिनक रिसेप्टर के साथ निकोटीन भी बाइंड हो सकता है, एसिटाइलकोलिन भी बाइंड हो सकता है और मस्करीन भी बाइंड हो सकता है। लेकिन ये हाई अफिनिटी शो करेंगे मस्करीन के लिए, एसिटाइलकोलिन के लिए कम और निकोटीन के लिए कम। यानी कि जब मस्करीन के साथ अटैच होगा तो ये ज़्यादा एक्शन परफॉर्म करेंगे, बजाय ये कि जब निकोटीन जब अटैच होगा तो ये कम, यानी कि इसकी अफिनिटी होगी। अब देखें कि ये जो मस्कैरिनक रिसेप्टर्स होते हैं ना इसको हम आगे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, कोलिनर्जिक को आगे 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया, मस्कैरिनक, निकोटिनक। और मस्कैरिनक को आगे हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, M1, M2, M3, M4 और M5। ये जो तीनों हैं ये फार्माकोलॉजिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये दोनों जो है हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अब बात करते हैं बच्चों इनकी लोकेशंस की, कि M1 रिसेप्टर्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, M2 कहाँ पे मौजूद होते हैं, M3 कहाँ पे मौजूद होते हैं। M1 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं गास्ट्रिक पैराइटल सेल्स के ऊपर, यानी कि स्टोमिक के ऊपर। M2 कार्डियक सेल्स और स्मूथ मसल्स के ऊपर, दिल के ऊपर प्रेजेंट होंगे। M3 रिसेप्टर्स होते हैं ब्लैडर, एक्सोक्रीन ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो इनकी लोकेशंस आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि जो मस्कैरिनक रिसेप्टर्स हैं ये अपना एक्शन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। वो तो हमने एक चीज़ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि ये क्या है, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, यानी कि ये अपना फंक्शन जी प्रोटीन के ज़रिए परफॉर्म करेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी रिसेप्टर है वो चारों में से एक तरीके का हो सकता है, यानी कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए या तो वो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल हो सकता है, या जी प्रोटीन हो सकता है, या वो एंजाइम लिंक्ड हो सकता है, या वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हो सकता है। तो उन चारों में से ये कौन सा है, ये होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। और जी का हमने पढ़ा था कि वो जी क्यू भी होती है, जी आई भी होती है और जी एस भी होता है। अब ये जो M1 और M3 हैं ये बच्चे होते हैं जी क्यू प्रोटीन, यानी कि ये M1 और M2 रिसेप्टर्स बिलफर्स, ये इधर मैंने लिया रिसेप्टर, ये चीज़।
तो ये अगर यहाँ पे रिसेप्टर मौजूद है तो अगर तो ये M1 है या M3 है तो ये आगे किसके साथ अटैच होगा, GQ के साथ। और अगर ये M2 है तो ये आगे किसके साथ अटैच होगा, GI के साथ। तो इससे हमें पता चल गया कि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स, वो मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, यानी कि मस्कैरेनिक रिसेप्टर आगे जी प्रोटीन के साथ अटैच होता है और फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, ये आके मिला GQ प्रोटीन के साथ, यानी कि M1 और M3 कौन से होते हैं, GQ। तो इनके साथ जाके जब ये मिलता है तो ये फास्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करता है, और फास्फोलाइपेज C आगे सेकेंडरी मैसेंजर, यानी कि ये होगा प्राइमरी मैसेंजर, यानी कि वो वाला पहला मैसेंजर जो पैगाम लेके आया है। आगे जो सेकेंडरी मैसेंजर्स होंगे ये फास्फोलाइपेज C एक्टिवेट करेगा 2 IP3 एनोसिटोल 145 ट्राईफास्फेट प्लस डैग डाई असाइल ग्लिसरोल। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर है, यानी कि ये प्राइमरी मैसेंजर मैसेज लेके आया, इधर आके मस्कैरेनिक के साथ अटैच हुआ, तो मस्कैरेनिक ने आगे GQ को एक्टिवेट किया, तो GQ के एक्टिवेट होने से फास्फोलाइपेज एक्टिवेट हुआ, तो फास्फोलाइपेज ने आगे दो चीज़ों को एक्टिवेट कर दिया, IP3 को भी एक्टिवेट कर दिया और डैग को भी कर दिया। अब जब IP3 एक्टिवेट होता है वो इंट्रासेलुलर कैल्शियम को बढ़ा देता है, यानी कि सेल के अंदर कैल्शियम को मकदार को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इससे क्या होगा कि सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि अगर वो किसी ग्लैंड के साथ अटैच है M3 या M1, हमने पहले पढ़ा है कि M3 जो होता है वो एक्सोक्रीन ग्लैंड्स के साथ अटैच होते हैं, तो इससे क्या होगा कि सिक्रीशन बढ़ जाएगी और कंट्रैक्शन होगी, ठीक है। यानी कि अगर स्मूथ मसल्स के ऊपर मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे हैं, यहाँ ये गास्ट्रिक पैराइटल सेल्स के ऊपर मौजूद है M1, तो जब कोई एगनिस्ट जाके M1 के साथ अटैच होगा तो इसका मतलब है कि HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, कंट्रैक्शन होगी। जैसे कि अगर स्मूथ मसल्स के ऊपर प्रेजेंट है तो इससे क्या होगा कि कंट्रैक्शन होगी। डैग डाइएसाइल ग्लिसरॉल क्या करता है, प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है, और प्रोटीन काइनेज C क्या करती है, फास्फोराइलेट्स मैनी प्रोटीन्स विद इन द सेल। अब जब एसिटाइलकोलिन M2 के साथ जाके अटैच होगा, और M2 कौन से रिसेप्टर्स हैं, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना कि M1 M2 M3 ये तीनों हैं जी प्रोटीन कपल्ड ही हैं, लेकिन ये G आगे कौन सी है, ये GI है। तो जब GI एक्टिवेट होती है तो वो इनहिबिट कर देती है एडिनालाइल साइक्लेज को। तो जब एडिनालाइल साइक्लेज इनहिबिट हो जाता है तो K पॉजिटिव की पोटासियम की कंडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और इससे क्या होता है कि हार्ट रेट जो है वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स का काम करने का तरीका था। तो जब M1 एक्टिवेट होगा, M3 होगा तो वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा, जब M2 होगा तो वो एडिनालाइल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा। इसका जो है ना डिटेल, इसका एडिनालाइल साइक्लेज किस तरह से यानी वो करता है, ये हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे। फिर वक्त आप ज़्यादा डीप शुरू में ही चले जाएंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो K पॉजिटिव की कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो इससे हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। मस्कैरेनिक एगोनिस्ट होते कौन कौन से हैं, यानी कि जब वो वाली ड्रग्स जो जाके मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है, पाइलोकार्पिन है, बेथेनेकोल है, कार्बाकोल है। अब बात करते हैं निकोटीनिक रिसेप्टर्स के, यानी कि ये कोलिनर्जिक की सेकंड टाइप है। इसमें क्या होगा कि ये देखें ये रिसेप्टर बनाए हुए हैं, जैसे वहाँ पे हम मस्करीन अटैच की थी, एसिटाइलकोलिन निकोटीन अटैच किया था, तो ये वो वाले जो रिसेप्टर है मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स वो मस्करीन के लिए हाई एफिनिटी शो कर रहे थे, लेकिन ये मस्करीन के लिए लो एफिनिटी शो करेंगे और निकोटीन के लिए सबसे ज़्यादा एफिनिटी शो करेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब जो ये वाले रिसेप्टर्स होते हैं ना निकोटीनिक रिसेप्टर्स, इन्होंने अपना फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है। यानी कि ये वाली जो हमने फैमिलीज़ पढ़ी हैं, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये होते हैं लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, यानी कि इन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आयन की तब्दीली होती है। अब इनको भी निकोटीनिक रिसेप्टर्स को भी आगे जो है ना हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं NN और दूसरे होते हैं NM, ठीक है। जो NN है वो एड्रीनल मेडुला के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ऑटोनोमिक गैंग्लिया के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जो NM है वो मस्कुलर जंक्शंस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मसल्स के ऊपर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर NMJ जिसको कहते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जो NN को जो ड्रग जाके
एंटागनिस्ट है जो, यानी कि जो एन को जाके ब्लॉक करती है, इसका फंक्शन रोकती है, वो है मैकामाइल अमाइन। और जो जाके एम का फंक्शन रोकती है उसका एंटागनिस्ट है, वो है एट्रिक्यूरियम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि निकोटीनक रिसेप्टर्स किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एन पॉजिटिव इनफ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि सेल के अंदर सोडियम की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, डीपोलराइजेशन हो जाएगी इफेक्टर सेल की। तो इस तरीके से निकोटीनक रिसेप्टर अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब जो एगनिस्ट है, यानी कि वो वाली ड्रग जो निकोटीनक रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, वो है सक्सिनाइलकोलिन। अब बात करते हैं बच्चों एड्रीनोसेप्टर्स की, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स। ये होते हैं अल्फ़ा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर, यानी कि इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अल्फ़ा और बीटा। अब अल्फ़ा की आगे इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, और बीटा को हम डिवाइड करते हैं बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 में। अब सबसे पहले आपने ना इनके फंक्शंस याद रख लेने हैं, यानी कि जब अल्फ़ा 1 एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, अल्फ़ा 2 एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, बीटा 1 एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, बीटा 2 एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, बीटा 3 एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा। जब अल्फ़ा 1 एक्टिवेट होता है तो वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है, यानी कि ब्लड वेसल्स क्या होंगी, सिकुड़ेंगी। तो जब ब्लड वेसल्स सिकुड़ती हैं तो उससे क्या होगा कि ब्लड जो है वो ज़्यादा हार्ट के अंदर आएगा, ठीक है। इनक्रीज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस को जब अल्फ़ा 1 एक्टिवेट होता है तो इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होती है, बिलफर्ज ये आर्टरी है और यहाँ पे आगे जाके कैपिलरीज होती हैं, तो ये कैपिलरीज जाके मिल के फिर वेंस में तब्दील हो जाती हैं। तो यहाँ से जब ब्लड यहाँ से दिल ने पंप किया तो यहाँ पे आया, तो ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होती है जो ब्लड को आर्टरी से वेंस में जाने से रोकती है, यानी कि उसको जो हिंड्रेंस प्रोवाइड करती है, ये जब अल्फ़ा 1 यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो जब अल्फ़ा 1 एक्टिवेट होगा तो ये वाली जो हिंड्रेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ब्लड जो हार्ट है उसको ज़्यादा पंप करना पड़ेगा ताकि वो ब्लड को आगे पंप कर सके। तो इससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। मिड्रियासिस काज करते हैं, मिड्रियासिस से मुराद ये है कि प्यूपल होता है, ये हमारा आयरस है और आयरस के दरमियान ये इधर प्यूपल होता है जो लाइट को, रोशनी को कंट्रोल करता है आँख के अंदर इंटर होने से। तो प्यूपल का साइज़ जब डायलेट हो जाए प्यूपल, तो इसको हम कहते हैं मिड्रियासिस। उसके बाद इंक्रीज क्लोजर ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर ऑफ द ब्लैडर, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसको, क्लोजर को इंक्रीज कर देता है। तो इससे क्या होगा कि जो यूरिन है वो ज़्यादा ब्लैडर के अंदर ही रहेगा, ठीक है, यानी कि यूरिनेशन कम हो जाएगी। अब अल्फ़ा 2 जब एक्टिवेट होगा तो फिर क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ नॉर एपिनेफ्रीन, यानी कि अल्फ़ा 2 कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं बच्चों यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो रिसेप्टर मौजूद होता है वो अल्फ़ा 2 होता है, ठीक है। तो जब ये अल्फ़ा 2 एक्टिवेट होगा तो इससे क्या होगा कि जो एसिटाइलकोलिन है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन और इनहिबिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, यानी कि जब ये देखें कि जब यहाँ पे अल्फ़ा 2 एक्टिवेट होने से एसिटाइलकोलिन कम हो जाएगा तो नॉरएपिनेफ्रिन भी तो कम ही हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी अल्फ़ा 2 ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जब अल्फ़ा 2 यहाँ पे भी एक्टिवेट होगा तो एसिटाइलकोलिन यहाँ पे भी कम हो जाएगा। इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन रिलीज़, तो इंसुलिन की भी जो रिलीज़ है उसको कम कर देता है। बीटा 1 क्या करता है, टैकीकार्डिया करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इंक्रीज्ड लाइपोलाइसिस, इंक्रीज्ड मायोकार्डियल एक्टिविटी, दिल की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ रेनन, रेनन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। बीटा 2 क्या करते हैं, वैजोडाइलेशन करते हैं। पेरिफेरल रेजिस्टेंस को अल्फ़ा 1 इंक्रीज कर रहा था लेकिन बीटा 2 कम करेगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस करते हैं, ग्लूकागोन की प्रोडक्शन को यानी कि ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ा देते हैं। रिलैक्स यूट्रन स्मूथ मसल्स, और बीटा 3 क्या करते हैं, लाइपोलाइसिस काज करते हैं। अब बात करते हैं एड्रीनोसेप्टर्स के सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे से मुराद ये होता है कि जो रिसेप्टर्स हैं एड्रीनोसेप्टर, जो अपना फंक्शन परफॉर्म किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स हैं पहले इनको डिटेल में देखते हैं। तो जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स हैं
उनकी जो अफिनिटी होती है वो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, यानी कि एपिनेफ्रीन की ज़्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, यानी कि ये इनके जो एक्ट करेगा जाके अल्फ़ा के ऊपर, एपिनेफ्रीन जो है वो ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है और नॉर एपिनेफ्रीन उसके लिए अल्फ़ा रिसेप्टर कम अफिनिटी शो करते हैं। और एजोप्रोटिडिनोल के लिए ये जो अफिनिटी है इन दोनों की इसकी बनिस्बत ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि ये दोनों अल्फ़ा रिसेप्टर के साथ जाके ज़्यादा करेंगे, एक्ट करेंगे, ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करेंगे बनिस्बत इसके। अब जो अल्फ़ा वन होता है वो नॉर एपिनेफ्रीन की ज़्यादा अफिनिटी होती है एपिनेफ्रीन की बनिस्बत, और अल्फ़ा टू में एपिनेफ्रीन की ज़्यादा होती है नॉर एपिनेफ्रीन की नस्बत। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये अल्फ़ा वन प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? वस्कुलर स्मूथ मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लिवर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं। और ये अपना फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं? ये जी क्यू होते हैं, ठीक है, यानी कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स ही हैं। अल्फ़ा रिसेप्टर्स जो हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, और ये जी क्यू हैं। जी क्यू एक्टिवेट होता है तो उसका मतलब है कि IP3 एक्टिवेट होगा, डैग एक्टिवेट होगा तो कैल्शियम की क्या होगा, IP3 जब एक्टिवेट होगा तो डैग की कैल्शियम की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। अब जो अल्फ़ा टू होते हैं ये परी सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल के ऊपर मौजूद होते हैं। हमने भी पहले भी डिटेल से ये बात पढ़ी है ना कि ये परी सिनेप्टिक जो है परी गैंग्लियनिक न्यूरॉन होता है। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर मौजूद होगा उसको हम कहते हैं परी सिनेप्टिक रिसेप्टर, और जो रिसेप्टर जो है वो अफेक्टर के ऊपर प्रेजेंट होगा यहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक, यानी कि ये वाला रिसेप्टर परिसिनेप्टिक है और ये वाला जो रिसेप्टर अफेक्टर के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको हम पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर कहते हैं। तो अल्फ़ा टू परिसिनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर मौजूद होंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये जब एक्टिवेट होंगे तो एसिटाइल कोलिन को कम कर देंगे। सीएनएस के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, वस्कुलर स्मूथ मसल्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। ये किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये GI है, यानी कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर तो है ही, लेकिन GI है। इससे क्या होगा कि CAMP साइक्लिक AMP की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, इनहिबिट कर देते हैं, कैल्शियम चैनल्स को एक्टिवेट कर देते हैं की पॉजिटिव, यानी कि पोटासियम की कंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा। जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स होते हैं, हमने अल्फ़ा वन तो अल्फ़ा टू तो पढ़ा, लेकिन इनको हम मज़ीद भी डिवाइड करते हैं, यानी कि अल्फ़ा वन ए, यानी कि अल्फ़ा वन को आगे मज़ीद डिवाइड करते हैं, अल्फ़ा वन ए, अल्फ़ा वन बी, अल्फ़ा वन सी, अल्फ़ा वन डी। इसी तरह अल्फ़ा टू को भी हम डिवाइड करते हैं। इसकी वजह क्या है कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, जैसे टेम्सोलोसिन है, ये अल्फ़ा वन के साथ जाके एक्टिवेट, ये अल्फ़ा वन का एंटागनिस्ट है, ठीक है। ये अल्फ़ा वन जो है ये यूरिनरी ब्लडर के ऊपर प्रेजेंट होंगे और अल्फ़ा वन बी जो है वो ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो जब जाके अल्फ़ा वन के साथ ये टेम्सोलोसिन जाके उसका एंटागनिस्ट है, एंटागनिस्ट का जाके अल्फ़ा वन ए को जाके इनहिबिट करती है, तो इसको हम किस की चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, उसको ट्रीट करने के लिए हम अल्फ़ा वन ए यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है? बीटा रिसेप्टर्स हैं। बीटा रिसेप्टर्स की जो एफिनिटी है वो आइसोप्रोटिनोल के लिए ज़्यादा होगी, उस एपिनेफ्रीन की बनिस्बत इसकी ज़्यादा होगी, और नॉर एपिनेफ्रीन की बनिस्बत इसकी ज़्यादा होगी, यानी कि नॉर एपिनेफ्रीन के लिए एफिनिटी कम होगी, एपिनेफ्रीन के लिए उससे ज़्यादा, और आइसोप्रोटिनोल के लिए सबसे ज़्यादा। अब सबसे पहले बात करते हैं बीटा वन की। अब बीटा वन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और CNS के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब ये किस तरीके से काम करते हैं? याद रखें कि जो अल्फ़ा और बीटा दोनों जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, मस्कैरिनक भी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हैं, सिर्फ निकोटीनिक जो रिसेप्टर हैं वो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं। अब ये किस तरीके से? ये GS हैं, तो जब GS एक्टिवेट होता है तो CAMP की जो कंसनट्रेशन है वो सेल में बढ़ जाती है। अब देखें कि होता क्या है, ATP कन्वर्ट होती है साइक्लिक AMP में, और साइक्लिक AMP किस में कन्वर्ट होता है? AMP में, और इसको AMP में कौन कन्वर्ट करता है? फास्फोडाइएस्ट्रेज 3। तो क्या करती है कि जब बीटा वन एक्टिवेट होता है तो ये जो साइक्लिक AMP टूट के AMP में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो इसको टूटने से रोक देते हैं। तो इससे क्या होता है कि साइक्लिक AMP ज़्यादा हो जाता है। तो साइक्लिक AMP क्या करता है कि प्रोटीन काइनेज जो इनएक्टिव होता है उसको प्रोटीन काइनेज एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। इससे क्या होती है कि फास्फोरिलेशन ऑफ कैल्शियम चैनल्स होती है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ जाती है। तो जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ जाएगी तो देखें बीटा वन हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है, तो जब ये जो कैल्शियम की कंडक्शन बढ़ जाएगी, उसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा कि हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा,
जो उसकी हार्ट की कंडक्शन है, वेलोसिटी है, वो ज़्यादा हो जाएगी और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। अगर हार्ट रेट ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक। अगर कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक। अगर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक। अब बात करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स की। बीटा 2 रिसेप्टर्स स्मूथ मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ब्रोंकाई, जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, लीवर स्केलेटल मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। और ये किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं? जीएस होते हैं। ठीक है। तो जब जीएस एक्टिवेट होता है तो हमने पहले भी पढ़ा है कि साइक्लिक एएमपी ज़्यादा हो जाता है। जो बीटा 3 होता है, इनके फंक्शन जो है बीटा 2 के मैंने आपको पीछे एक ही ग्राफ में एक ही टेबल में सारे बता दिए थे। जो बीटा 3 होते हैं वो एडिपोज टिश्यूज़ के ऊपर, ब्लैडर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये भी जीएस होते हैं। तो जब जीएस एक्टिवेट होता है तो साइक्लिक एएमपी ज़्यादा हो जाता है, लाइपोलाइजेज इन एडिपोज टिश्यूज़ ज़्यादा हो जाएगी। अब इनको याद रखने का क्या तरीका है? जो आपने याद रखने हैं एड्रीनोसेप्टर्स। तरीका ये है कि आप सबसे पहले इनके फंक्शंस याद कर लें। फंक्शंस याद करने के बाद आप इनकी एफिनिटीज़ याद कर लें कि इनके किस चीज़ के लिए एफिनिटी ज़्यादा है, किस चीज़ के लिए कम है। ये याद कर रखने के बाद आपने इस तरीके से टेबल बना लेना है। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, इन सब की लोकेशंस मैंने बारी बारी सब के साथ बता दी है कि बीटा 1, बीटा 2 कहाँ प्रेजेंट है, 3 कहाँ प्रेजेंट है, 1 कहाँ प्रेजेंट है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2। आपने आगे लोकेशंस लिख लेनी है। फिर इनका सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, ये काम किस तरीके से करते हैं। जो अल्फ़ा 1 होते हैं वो जी क्यू होते हैं, अल्फ़ा 2 जी आई होते हैं, बीटा 1 जी एस होते हैं, बीटा 2 जो हैं ये भी जी एस होते हैं, और बीटा 3 ये भी जी एस होते हैं। तो जब जी क्यू एक्टिवेट होता है तो हमने शुरू में मस्कैरिनक में ही पढ़ा था कि IP3 एक्टिवेट होता है, डाई कैल्शियम की जो कंसनट्रेशन है बढ़ जाती है। जब जी आई एक्टिवेट होता है तो साइक्लिक एएमपी कम हो जाता है, जो जो इंट्रा कंसनट्रेशन है कैल्शियम की वो कम हो जाती है, और जो के पॉजिटिव की जो कंडक्टेंस है वो ज़्यादा हो जाती है। जब जीएस एक्टिवेट होता है तो साइक्लिक एएमपी ज़्यादा हो जाता है, साइक्लिक एएमपी ज़्यादा हो जाता है, और साइक्लिक एएमपी इन तीनों में ज़्यादा हो जाता है। इनके फंक्शंस भी आप याद कर लें, वो आप शुरू में कर लें या बाद में कर लें। इस तरीके से आप अपने रिसेप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है, या आपको मेरे लेक्चर में कोई गलती नज़र आए, तो एज आ ह्यूमन बीइंग गलती हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।